जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपसे बात करूँगा कि इतनी सख्त सिक्योरिटी और इतनी सख्त डिक्टेटरशिप के बावजूद इमरान खान साहब किस तरह से ऐवान इक़्तिदार तक पहुँच गए, किस तरह से वो वज़ीर आज़म बन गए, किस तरह से वो पाकिस्तान की हुकूमत की बागडोर उन्होंने संभाल ली। हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर लेयर्स में डिक्टेटरशिप मौजूद है, अजारादारी मौजूद है। इंतखाबात होते हैं, जागीरदार और वडेरे सामने आ जाते हैं, प्राइवेट नंबर से नो नंबर से कॉल जाती हैं, फिर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मर्ज़ी की बोली लगती है, और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें ये कंट्रोल में ना आए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अपनी एक डिक्टेटरशिप मौजूद है, अजारादारी मौजूद है। वो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की सूरत में या मुख्तलिफ़ शख्सियात की शक्ल में, इवन जो मजहबी जमातें हैं, जो मैं समझता हूँ हमारा दीन इस्लाम आया ही ग़ुलामी के ख़िलाफ़ है, जो इंसानियत को, दुनिया के इंसानों को असल में आज़ादी देने के लिए आया है, जिसका आगाज़ ही नफ़ी से होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सिर्फ़ एक अल्लाह की रबूबियत को मानते हैं, हम सिर्फ़ एक परवरदिगार को मानते हैं। उस इस्लामिक पार्टीज़ में भी, रिलीजियस पार्टीज़ के अंदर भी आपको डिक्टेटरशिप नज़र आएगी। हमारा दीन असूली दीन है, ये मरूसी दीन नहीं है। तो जब आप असूल की बात करेंगे, जब आप ज़वाबत की बात करेंगे, जब आइन और कानून की बात करेंगे, तो फिर आपको आइनी अंदाज में चलना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि बदकिस्मती से सियासी जमातों के अंदर भी एक डिक्टेटरशिप की शक्ल मौजूद है। वो चाहे तंजीम इस्लामी हो, जहाँ पर डॉक्टर इसरार साहब के बाद उनके बेटे आकिब साहब वो इस जमात के सरबराह बनते हैं। हम देखते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना महमूद साहब के बाद उनके बेटे मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस पार्टी के जानशीन बनते हैं। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे ही इस पार्टी के जानशीन बनते हैं। हम देखते हैं जो तहरीक लब्बैक है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसकी कोई ज़्यादा लंबी तारीख़ नहीं है, लेकिन ये बड़े जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान के मैदान में आई, और इनके जो बानी हैं जनाब मौलाना ख़ादम रिज़वी साहब बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। मैं ख़ुद उनका कायल हूँ। इकबालियात पे उन्हें कमाल हासिल था, और पाकिस्तान की तारीख़ में वो हमेशा याद रखे जाएंगे। ख़ुसूसन जो तहरीक नामूस रसालत उन्होंने चलाई थी, बड़ी शानदार अंदाज में चलाई थी, और ऐसी शानदार तहरीक चलाई थी कि पाकिस्तान की तारीख़ में, बल्कि बरे सगीर की तारीख़ में शायद ऐसी जानदार तहरीक चलाई गई हो। लेकिन अनलकीली इस पार्टी के अंदर भी एक ख़ानदानी और नस्ली एतबार से एक डिक्टेटरशिप मौजूद है। डिक्टेटरशिप शायद एक ज़्यादा सख्त लफ्ज़ हो गया, लेकिन बहरहाल एक ख़ानदानी कंट्रोल मौजूद है, क्योंकि ख़ादम रिज़वी साहब के बाद उनके बेटे हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब इस पार्टी के सरबराह बन गए। हालांकि और भी इस पार्टी में कई सारे उलमा होंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं, हम इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ लेके जाते हैं। शरीफ ख़ानदान एक अरसा दराज से मुस्लिम लीग नून पे मुसल्लत है, इसी तरह मुस्लिम लीग काफ पे चौधरी बरदरान की शक्ल में एक मखसूस ख़ानदान मुसल्लत है। इसी तरह पीपल पार्टी की बड़ी एक बुरी शक्ल मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जो एक जमहूरी पार्टी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो एक नाम ही जमहूरियत का है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी ट्रेंड दिया और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी उन्होंने अपनाने की कोशिश की, और उन्हीं के दौर में अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने धमकी दी थी कि वो शैल मेक यू हॉरिबल एग्जाम्पल, और उन्होंने हॉरिबल एग्जाम्पल बनाया भी। लेकिन अनलकीली इस पार्टी के अंदर भी आपको डिक्टेटरशिप नज़र आती है। वो भुट्टो ख़ानदान की डिक्टेटरशिप है, जरदारी ख़ानदान की डिक्टेटरशिप है। क्या पीपल पार्टी के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस पार्टी को लीड कर सके, जो इसका चेयरमैन बन सके? हालांकि एतजाज़ हसन साहब की इस पार्टी का हिस्सा हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी इस पार्टी का हिस्सा हैं, परवेज़ अशरफ साहब की शक्ल में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की शक्ल में, और कई सारे ऐसे बड़े बड़े कायदीन हैं जो इस पार्टी का हिस्सा हैं। लेकिन इसकी क़यादत करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ जरदारी ख़ानदान से आएंगे या भुट्टो ख़ानदान से आएंगे, तो ये भी खूनी नस्ली असबियत या उनकी अजारादारी या उनकी डिक्टेटरशिप की एक बुरी मिसाल है। बात को आगे बढ़ाते हुए जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन सारी डिक्टेटरशिप के बावजूद, और इनसे ज़्यादा सख्त जो डिक्टेटरशिप है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करती है, जो मगरबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, एक फ़ोन कॉल पे सरेंडर कर देती है।
उस डिक्टेटरशिप के होते हुए भी इमरान खान किस तरह से आगे आ गए, हालांकि इस एस्टेब्लिशमेंट को पता था कि ये बंदा कानून और इंसाफ के मुताबिक चलने वाला है, ये आइन और दस्तूर के मुताबिक चलेगा, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान का शायद मुकद्दर ही ऐसा था, मुमकिन है अल्लाह को मतलूब हो कि आज़ादी की तकमील में जो जो चीज़ें रह गई हैं उनको इमरान खान ने आके इस फिलिंग दी ब्लैंक को पूरा करना है। तो मैं समझता हूँ कि बात को आगे चलाने से पहले इमरान खान किस तरह से सियासत में आ गए, किस तरह इक़्तिदार में आ गए। 1996 की बात है, 25 अप्रैल 1996 को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई, इमरान खान साहब का नाम नुमाया हुआ सियासत के मैदान में। अगरचे ये पहले भी मरूफ थे, लेकिन इनकी शनाख्त एक क्रिकेटर की हैसियत से थी, एक प्लेयर की हैसियत से थी, लेकिन इससे हट के सिर्फ अगर इनकी और शनाख्त थी तो शौकत खानम के वाले से थी। इन्होंने जब अपना क्रिकेट का, अपना खेलों का करियर छोड़ा तो उसके बाद अपनी वालदा के नाम से शौकत खानम हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया, और इसकी जब उन्होंने फ़ंड रेजिंग की तो फिर पाकिस्तान में इनका नाम तो खैर पहले था, लेकिन इन्होंने अपनी उस रेपुटेशन को इस्तेमाल करना शुरू किया। जो बताने वाली बात है वो ये है कि कम व बेश 27 साल का अरसा है इस शख्स को मैदान सियासत में उतरे हुए, एक तवील करियर है, एक जोहद मुसलसल है, और मैं समझता हूँ आने वाला मौरख अगर लिखेगा तो इमरान खान को खुसूसी तौर पे पर्टिकुलरली एक अजीम लीडर की शक्ल में ही लिखेगा, एक सियासी रहनुमा की शक्ल में ही इसको जानेगा। तो इन सारी डिक्टेटरशिप के बावजूद इमरान खान साहब मैदान सियासत में आए, ईवान इक़्तिदार तक पहुँचे, और ये मैं समझता हूँ कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की एक गलती है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि किसी की एक गलती से पूरी कौम को फ़ायदा भी हो जाता है। वो जाता है लम्हों की गलती जो है वो सदियों तक जाती है। पंजाबी में कहते हैं कि घड़ी दा कुसिया 100 को तो जा पैंदा है। मैं क्योंकि पंजाबी हूँ तो इसलिए इसका मतलब यह है कि एक घड़ी की गलती, एक लम्हे की गलती इंसान को कई साल तक दूर ले जाती है, उसकी सज़ा जो है वो नस्लों तक सहनी पड़ती है। तो इमरान खान की शक्ल में एस्टेब्लिशमेंट में एक गलती की, उस गलती का कौम और मुल्क को तो फ़ायदा हो गया कि पाकिस्तान की आज़ादी की तकमील हो जाएगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का बहरहाल नुकसान हो गया कि एक बड़े कायद की शक्ल में, एक बड़े जिन की शक्ल में इमरान खान साहब उनके सामने खड़े हो गए हैं। सिर्फ खुद नहीं खड़े हुए, एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह सिर्फ खुद नहीं खड़े हुए, बल्कि अपनी कौम को भी साथ लेके खड़े हैं। और पाकिस्तान की कौम भी एक अजीम कौम है, एक बड़ी शानदार कौम है, और वो भी अपने कायद को किसी भी सतह पे मायूस नहीं कर रही। तो ये अवाम का, कौम का और कायद का जो इम्तजाज है, ये मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत मुमकिन है ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी पाकिस्तान में ले आए। बात को आगे बढ़ाते हैं। लोगों ने यूँ ही समझा, यूँ ही सोचा कि शायद ये खिलाड़ी आदमी है, इससे बढ़कर सिर्फ चंदा इकट्ठा कर सकता है, हुकूमत चलाना इसके पास की काम नहीं है, तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उनके अंदाज़े गलत साबित हुए। इमरान खान एक बेहतरीन सियासतदान साबित हुआ। उन्हें शायद ये पता नहीं था कि ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, तो इसकी बैकग्राउंड भी, इसकी एजुकेशनल हिस्ट्री भी पॉलिटिकल साइंस है। एक और चीज़ जो इमरान खान को ईवान इक़्तिदार तक लाई वो इसका मोतदल मजाज था। इसकी तबीयत में एक्सट्रीमिज़म नहीं है, ये चीज़ फ्लेक्सिबल हैं, चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, फ़ैसलों को बदलते भी हैं। कुछ लोग इसको मिस्टर यू टर्न भी कहते हैं, लेकिन मैं इसे मसलहत पसंदी कहूँगा, मैं इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहूँगा। हालात और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, ये भी इनकी आगे बढ़ने की मैं समझता हूँ एक बड़ी मजबूत वजह है। कौम के साथ सिंसियर हैं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। ज़ाती सतह पे इन्हें इसका नुकसान भी हुआ। इनकी जो बीवी थी जमाइमा गोल्डस्मिथ, उसने इसको कहा था कि तुम इक़्तिदार में नहीं जा सकते क्योंकि तुम बड़े सादा हो। वो मकामी हुकूमत के रवैये की वजह से, क्योंकि उस पर हीरों की चोरी का इल्ज़ाम लगा, फिर और कई सारे इल्ज़ामात लगे। जब उसको सख्त टफ टाइम दिया गया तो वो मायूस होकर बेचारी यूके में चली गई, वापस इंग्लैंड चली गई। और इमरान खान को भी कहती थी कि चलते हैं वहाँ पे खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन ऐसा मजनू शख्स है, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, कि इसके ज़हन पे अल्लाह ने जो चीज़ बैठा दी है कि ये मुल्क में जिएगा, इस धरती में ही मरेगा, इन लोगों की ही खिदमत करेगा, उसी जुनून और इश्क की बुनियाद पे ये पाकिस्तान में अभी तक डटा हुआ है। अगली बात मैं ये करूँगा
کہ اس کو کوئی مفاد بھی نہیں ہے. ایک ہوتا کاروبار ہو پاکستان کے اندر اس کی کچھ جگیریں ہوں, اس کی کچھ سرمایہ ہو, اس کو کوئی مادی اور معاشی مفاد بھی منسلک نہیں ہے پاکستان کے اندر, لیکن پھر بھی یہ جنونی آدمی پاکستان کی قوم کے لیے ڈٹا ہوا ہے اور پاکستان کی عوام کی خدمت سے سرشار گلیوں چور چوراہوں تک جاتا ہے, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے جگہ جگہ پہ جاتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کا یہ جذبہ, اس کا یہ جنون اس کو ضرور منزل تک لے کے جائے گا, اس کو کامیاب کرے گا اور یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. میں جب کامیابی کا لفظ یوز کرتا ہوں تو مجھے اس کامیابی کو بھی ایکسپلین کرنا چاہیے. ہاں, میں اسی کامیابی کی بات کرتا ہوں کہ جو قیام پاکستان کے وقت بنائی گئی تھی یا ایک منزل کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر حقیقی آزادی لائیں گے, لیکن پاکستان میں تو آزادی نہیں ہے. یہاں پہ تو حکومت کے ساتھ ایک اور حکومت موجود ہے, پاکستان کے اندر ایک پاکستان موجود ہے. تو وہ پیرالل حکومت کو جب ختم کریں گے تب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر حقیقی آزادی آئے گی. تو تب ہم 14 اگست بھی منائیں گے, تب ہم آزادی بھی منائیں گے, جب اس اسٹیبلشمنٹ سے, وہ چاہے سول اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, اس سے نجات ملے گی, وہ ہماری حقیقی آزادی ہوگی. اگلا جو مقصد ہے عمران خان کا, جو اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر بے قاعدیوں کو, لا قانونیت کو, کرپشن کو ختم کرنا ہے, اور اس کی پیشین گوئیاں کئی ساری سچ ثابت ہوئیں وقت اور حالات کے ساتھ. اس نے کہا تھا پیپل پارٹی مسلم لیگ مل جائیں گے, حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے, لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا, لیکن دونوں نے باریاں باندھی ہوئی تھیں. دونوں کرپٹ ہیں, دونوں بددیانت ہیں, دونوں بڑی دل لگی کے ساتھ اور بڑی دلجوئی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ پاکستان میں کرپشن برپا کرتے ہیں. ایک کا سر محل ہے, دوسرے کا انگلینڈ میں اپارٹمنٹس ہیں, وہ ایون ڈیل شاید اس طرح کا کوئی نام ہے, وہ ان کے اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ روز پاکستانی کمیونٹی یا پاکستان کے لوگ جا کے چور چور کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن بہرحال ہم اس موضوع کی طرف نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر جو عمران خان کا دوسرا مقصد ہے وہ کرپشن کو ختم کرنا ہے, اور یہاں پہ اصول, قانون اور آئین کی بالادستی کو قائم کرنا ہے. یہ ایک منزل اور مقصد ہے. اگلی منزل جو عمران خان مسلسل جس چیز کا ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مختلف مافیا کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے, وہ چاہے ڈرگ کا مافیا ہو, وہ چاہے پٹواریوں کا مافیا ہو, وہ چاہے لینڈ کا مافیا ہو, وہ چاہے شوگر کا مافیا ہو. تو اس نے, عمران خان صاحب نے اپنے بڑے قریبی عزیزوں کو بھی کھو دیا, وہ چاہے علیم خان صاحب ہوں, وہ چاہے جوید ہاشمی صاحب ہوں, وہ چاہے ترین صاحب ہوں. یہ سب لوگ باری باری ایک ایک کر کے عمران خان سے چھٹ گئے. لیکن یہ کیسا جنونی آدمی ہے, پھر بھی اپنے مقصد کے لیے, اپنے مشن پہ, اپنے مورچے میں ڈٹا ہوا ہے. آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس جنونی آدمی کے خلاف پاکستان کی کم و بیش ساری پارٹیاں ڈٹی ہوئی ہیں. اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ڈٹی ہوئی ہے, لوکل پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. اس شخص کے خلاف مختلف مذہبی پارٹیاں بھی سرگرم ہیں. یہ ہر طرح سے گرا ہوا ہے, لیکن یہ نہ ٹوٹ رہا ہے, نہ بک رہا ہے, نہ جھک رہا ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں عمران خان کی ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہے. ان کی شخصیت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ یہ جب شکست ہی تسلیم نہیں کرتا, یہ جب ہارتا ہی نہیں ہے, تو دنیا کی کون سی طاقت اسے ہرائے گی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ کبھی نہیں ہارے گا, یہ ٹوٹ جائے گا, یہ اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دے گا. لیکن میں ایسے جنونیوں کو جانتا ہوں, یہ جنونی کبھی جھکا نہیں کرتے, نہ یہ بکتے ہیں. عمران خان کی صحت اور تندرستی کے ساتھ کی دعاؤں کے ساتھ, اس کی اللہ پاک سے حفاظت کی دعا کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہتا ہے. ملتے ہیں زندگی کے کسی نئے موڑ میں نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.